मोहतरम किदवाई साहब, जावेद सिद्दीकी साहब, मोइनुद्दीन जीना बड़े साहब, इदरीस साहब, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं गालिब इंस्टीट्यूट की तरफ से किदवाई साहब का इस्तकबाल कर रहा हूँ, इदरीस साहब का इस्तकबाल कर रहा हूँ। आप सबको बहुत बहुत यानी मुझे खुशी हो रही है आप मेरे साथ इस गुफ्तगू में शामिल हैं। और जावेद सिद्दीकी साहब, जिनसे हमारे सामईन और नाजरीन सब वाकिफ़ हैं, वो गालिब इंस्टीट्यूट उनकी खिदमात का इतराफ़ कर चुका है। सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी के मुकालमा निगार हैं, डायलॉग लिखे जो आज हम सब लोगों को याद हैं और थिएटर से जुड़े हुए हैं। तो मैं अपनी गुफ्तगू सबसे पहले जावेद सिद्दीकी साहब से शुरू करना चाहता हूँ कि दिलीप कुमार को खिराज अकीदत पेश करते हुए जावेद साहब अपनी गुफ्तगू शुरू करें और जो भी हमसे इस सिलसिले में बातचीत करना चाहें तशरीफ लाएं। जावेद सिद्दीकी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। ये मेरे लिए इज्जत की बात है कि गालिब एकेडमी और गालिब इंस्टीट्यूट के लिए मैं इस प्रोग्राम में शामिल हूँ। मौका ऐसा है कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहा जाए और जो कहा जाए वो कहाँ से शुरू किया जाए। मरहूम कहते हुए तो दिलीप साहब को दिल नहीं चाहता, हिम्मत भी नहीं होती, लेकिन वो एक शेर अक्सर पढ़ा करते थे जब कुछ किस्से कहानियां सुनाया करते थे। कहाँ से कि कहाँ से छेड़ू फसाना, कहाँ तमाम करूं। कि वो मुझे तो होश नहीं, आप ही मदद कीजिए, कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। मेरी खुशनसीबी है कि मैंने दिलीप साहब को, जिन्हें मैं यूसुफ भाई कहता रहा हूं, उनके साथ कुछ वक्त गुजारा है और उन्हें बहुत करीब से देखने, जानने और समझने का मौका मुझे मिला है। जब सायरा भी एक सीरियल लिख रही थी तो वो सीरियल बना रही थी तो वो मैं लिख रहा था, और यूसुफ साहब जाहिर है कि उसमें शरीक थे, बल्कि एक तरीके से वो एडवाइजर भी थे, डायरेक्टर भी थे और हम सब के साथ भी थे। और के अलावा भी एक फिल्म मैंने लिखी थी, लेकिन बदनसीबी से वो एक दिन शूटिंग के बाद इसलिए बंद हो गई कि उसका प्रोड्यूसर बेचारा, जवान प्रोड्यूसर जो था, वो अल्लाह को प्यारा हो। तो इस अरसे में जो अरसा मैंने दिलीप साहब के साथ गुजारा, मैं इतना कह सकता हूं कि ये तो बात सारी दुनिया जानती है कि वो एक अजीम अदाकार थे, एक ऐसा आर्टिस्ट जिसकी मिसाल उनसे पहले भी नहीं मिली और उनके बाद भी शायद ना मिले। बकौल अमिताभ बच्चन के कि अब जब फिल्मों की तारीख लिखी जाएगी तो इस तरह लिखी जाएगी कि दिलीप कुमार से पहले एंड दिलीप कुमार के बाद, यानी प्री दिलीप कुमार एंड पोस्ट दिलीप कुमार। ये हकीकत है कि एक रिवोल्यूशन था, वो एक इंस्टीट्यूशन था जो हमारे दरमियान था। मैंने उनके बहुत सारे रूप देखे हैं और सबसे बड़ा रूप जो मैंने उनका देखा, जैसा मैंने अभी अर्ज किया कि वो बहुत अजीम अदाकार थे, लेकिन वो अजीम अदाकार होने से ज्यादा वो एक अजीम इंसान थे। और मेरी हकीर राय में इंसान की अजमत का अंदाजा तब होता है जब वो अपनी अजमत को न जताए और न बताए, बल्कि दूसरे उसका एहसास करें कि वो कितना अजीम है। मैंने अपने जो 2-3 साल उनके साथ मैंने गुजारे गाहे गाहे, उसमें मैंने ये देखा कि इतना जिसे इंग्लिश में कहते हैं डाउन टू अर्थ आदमी शायद कोई दूसरा हो। वो आदमी जिसको देखने के लिए लोग घंटों कतार में खड़े रहे, धूप में खड़े रहे, वो आदमी बिल्कुल नॉर्मल आदमी जैसे हम और आप हैं। वो अपनी हैसियत का एहसास उन्होंने कभी नहीं होने कि मैं कितना बड़ा आर्टिस्ट हूँ और लोग मुझे किस तरीके से प्यार करते हैं और पूछते हैं।
उनकी जिंदगी के बहुत सारे पहलू हैं, जैसे एक अदाकार की हैसियत से, एक फिलैंथ्रोपिस्ट की हैसियत से, एक टीचर की हैसियत से, और उन्होंने बहुत कुछ सिखाया और बताया लोगों को। उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, और मैं समझता हूं कि शायद मुझ पर उनकी शफकत की एक बड़ी वजह ये भी थी कि वो उर्दू अदब और उर्दू शायरी पर बड़ी बेतकल्लुफी से अपने अपने ख्यालात का इजहार किया करते थे, और मैं एक सादतमंद शागिर्द की तरह बैठ के सुना करता था। और मुझे बड़ी हैरत होती थी कि ये किस वक्त इतना वक्त निकाल लेते हैं कि ये पढ़ भी लेते हैं। हाफजा अच्छा था, बहुत सारे शेर उनको याद थे, और जुबानें उनको बहुत सारी आती थी। 9 ज़बानें आती थी, 9 ज़बानें। जी, तो मैंने सुना है कि जब वो राज कपूर साहब से बात किया करते थे तो पश्तो में किया करते थे। बाकी पंजाबी बोलते हुए तो मैंने खुद उन्हें सुना है, जब रेशमा आई थी और जब नूरजहां आई थी तो उन्होंने क्या उम्दा पंजाबी बोली थी। और उसके अलावा उर्दू भी बहुत अच्छी थी ही, आप सब जानते हैं। इंग्लिश बेहद उम्दा, नफीस। इसके अलावा तमिल बोल लिया करते थे, और चूंकि मुंबई में क़याम था तो मराठी तो बहुत अच्छी तरह जानते भी थे, बोल भी सकते थे, गुजराती भी यार, और हाँ बंगला भी जानते। तो ये सारी जबानें जो है वो, और न सिर्फ ये कि वो जबान जानते थे, बल्कि जबान की खूबियों पर बहस कर सकते थे, बात कर सकते थे। ये उनका एक पहलू था। जहां तक अदाकारी का ताल्लुक है, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि वो, और बहुत सारे लोगों ने ये बात कही है कि वो सिर्फ एक अदाकार नहीं थे बल्कि एक इंस्टीट्यूशन थे। उनको देखकर बहुत सारे लोगों ने अदाकारी सीखी, और ये उनको समझ में आया कि अदाकारी कहते किसको। मेरी बहुत सारी अदाकारी। जी, आप कुछ फरमाए? नहीं, आप जारी रखिए। जी, मैंने अदाकारी के सिलसिले में बहुत सारी बातें मैं अक्सर सवाल उनसे करता रहता था। तो वो उन्होंने बहुत सारे ऐसे टिप्स दिए जो मैं अक्सर अपने लेक्चर्स पर, कोई वर्कशॉप वगैरह होता है एक्टिंग के ऊपर थिएटर में या बाहर, तो मैं वो जरूर कोट करता हूँ। मिसाल के तौर पर एक तो ये कि भाई अगर एक्टिंग करनी है तो उसके दो ही तरीके हैं कि एक्टर को या तो उस कैरेक्टर के अंदर चले जाना चाहिए या उस कैरेक्टर को अपने अंदर उतार लेना चाहिए, तीसरा कोई तरीका नहीं। तो वो क्या करते थे कि अपना सारा स्क्रिप्ट अपने हाथ से उर्दू में लिखा करते थे। वो कहते थे कि जब मैं अपने हाथ से अपने डायलॉग लिखता हूँ तो वो मुझे याद भी हो जाते हैं, और फिर जो उसके न्यूएंसेस होते हैं, जो उसमें बारीक बातें होती हैं, वो भी मुझे दिखाई देने लगती हैं। तो वो मेरे लिए बहुत कमाल की चीज़ है। तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, जो मेरे एक्टर हैं, कि भाई अगर आपको वाकई अपने कैरेक्टर को समझना है तो आप अपने कलम से उस कैरेक्टर के जो राइटर ने लिख के दिया है उसे उतारिए, तब आपकी समझ में आए। लेकिन उसके बावजूद आपको ताज्जुब होगा कि वो अपने किरदार को बनाने में बड़ी मेहनत किया करते थे। एक मर्तबा उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ बड़ा छोटा सा सीन था मुगल आजम में कि एक शहजादा जिसे बचपन में ही जंग के मैदानों में भेज दिया गया था, वो बरसों के बाद अपनी माँ से मिलने के लिए आ रहा है। कहने लगे मैं कई हफ्ते परेशान रहा कि ये शहजादा अपनी माँ से किस तरह मिलेगा। ये दौड़ के लिपट जाएगा, ये खुश होगा, ये रोने लगेगा, ये करेगा क्या और बोलेगा क्या। और उसके बाद जो कुछ उन्होंने किया, मेरा ख्याल है कि हम सब मुगल आजम बार बार देख चुके हैं, आपने देखा ही होगा कि ऐसा लगता है उन्हें देख के, नहीं देखा है तो ऐसा लगता है कि एक आदमी
जो इतने अरसे अपनी माँ से, जिससे वो बेहद प्यार करता है, दूर रहा है और उससे वो मिलने के लिए आया है, तो बातें, इतने सारे जज्बे उसके उसके अंदर हैं और जिन्हें वो एक्सप्रेस करना चाहता है और नतीजे में कुछ भी नहीं कर पाता। तो वो जो कैफियत है उनके चेहरे के ऊपर, मैं समझता हूँ कि वो कमाल है। एक और ऐसा ही वाकया हुआ था कि गोपी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कि यूसुफ साहब, गोपी तो एक बड़ी मामूली सी कहानी थी, आपने क्यों उसमें काम किया? तो कहने लगे कि भाई, ये तो मैं भी जानता हूं कि वो कहानी में तो ऐसा कोई खास दम नहीं था, लेकिन वो जो कैरेक्टर है वो एक गांव का सीधा साधा खिलंडरा शरीर कैरेक्टर, वो मुझे बहुत पसंद आया और मैंने कहा कि ये मुझे करके देखना चाहिए। मैं समझता हूं कि गोपी उनकी एक बड़ी खूबसूरत मिसाल है, उनके जो इन्वॉल्वमेंट की, जो वो अपने कैरेक्टर के साथ जो उनका इन्वॉल्वमेंट होता है उसकी। आप वो जो उनका जो भजन है, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, आप उसमें उनकी जो कैफियत है, जो इन्वॉल्वमेंट है, जो वालेहानापन है, अगर आप उसे देखें तो आपको यकीन नहीं आ सकता कि ये आदमी एक्टिंग कर रहा है। उसे ऐसा लगता है कि वो शायद कहीं बिल्कुल ट्रांसपोर्ट हो चुके हैं, वो कहीं और पहुंचे हुए हैं और इस तरीके से। तो ये अदाकारी के बारे में बहुत सारी बातें उन्होंने जो मुझे बताई और कहीं किस्से कहानियां सुनाने का उन्हें बहुत शौक। जब भी वक्त मिल जाता था तो अपने बचपन की कहानियां सुनाते थे। वो किस तरीके से पेशावर के अपने बागों में उनके दादा उनको घोड़े बिठा के ले जाया करते थे और क्या क्या वो हरकतें बचपन में किया करते थे, वो सुनाया करते थे। और इसके अलावा मद्रास की कहानियां, वासन साहब की कहानियां, भीम सिंह की कहानियां, वजाहत मिर्जा की कहानियां, माला की कहानियां, सबकी। तो एक मरतबा मैंने उनसे कहा, यूसुफ भाई, खजाना है आपके पास यादों का, तो आप इजाजत अगर दें तो आप तो बोलते ही रहे, बोलते जाते हैं, मैं उसे टेप कर लेता हूँ। तो कहने लगे, हाँ भाई ये बहुत अच्छी बात है, तुम टेप कर लो। मैंने कहा मैं उसे टेप करूंगा, घर ले जाके उनको फेयर करूंगा, आपको दिखा दूंगा, अगर आपको पसंद आएगा तो रखेंगे और इस तरीके से आपकी बायोग्राफी तैयार हो जाएगी। बहुत खुश हुए, कहने लगे भाई बहुत अच्छा आइडिया, करते हैं उसको। तो उन्होंने बोलना शुरू किया। 2 दिन तक तो बराबर बोलते रहे, अपना बचपन का हाल सुनाया, मुंबई कैसे पहुंचे वो सुनाया, सब सुनाया। तीसरे दिन वो कुछ आए माए शाए की, इधर की बातें उधर की बातें, पॉलिटिक्स की बातें, लोगों की बातें, वो कहीं और चले गए। तो मैंने टेप रिकॉर्डर बंद कर दिया। मैंने कहा, यूसुफ भाई ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप जिस सुर में बोल रहे थे उसी तरह बोलिए, आप ये इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं? कहने लगे, नहीं जावेद मियां, मैं बोल नहीं सकता। मैंने कहा क्यों? कहने लगे, अब वो मकाम आ गया है जहाँ कुछ पर्दा नशीनों के नाम आ जाएंगे, तो वो पर्दा नशीनों के नामों की वजह से उसके बाद में जब उन्होंने अपनी बायोग्राफी उदय तारा नैयर को लिखवाई तो उसमें भी उन्होंने उनको हिदायत दी कि देखिए, जब आप मेरे अफेयर्स के बारे में लिखें तो उसमें रिस्पेक्ट जो है वो कम नहीं होना चाहिए। तो ये उनका एक बड़ा जावेद साहब, पर्दा नशीनों की बात आई, इस पे हम थोड़ा आगे बात करेंगे। पर्दा नशीनों आपसे और गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल हम जरा मोइनुद्दीन जैना बड़े साहब की तरफ चलते हैं, उनसे कुछ बातें करते हैं। देखिए जावेद, उनके दिलीप कुमार साहब के बारे में आपने बताया कि बहुत सारी जबानें जानते थे। दरअसल उनकी अपनी जो मादरी जबान थी वो हिंद को जबान थी, जो पेशावर के बहुत थोड़े एरिया में बोली जाती है, और पश्तो वहाँ बहुत बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है, मराठी, बंगाली तो आपने बताया ही कि अशोक कुमार से और एस मुखर्जी से उन्होंने सीखी। अशोक कुमार को भैया कहते थे और उन्होंने उनसे बाकायदा सीखी थी। मराठी बोलते थे, हिंदी उर्दू बहुत अच्छी बोलते थे। और उनको फिल्मों में जो देविका रानी ने पहला किरदार दिया, वो उनसे यही पूछा था कि क्या तुम अच्छी उर्दू जानते हो?
तो जब उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी उर्दू जानता हूं, तो मैं उन्हें 1200 रुपये महीना का जॉब दे दिया था। ये उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा है। जो उनके भाई थे अयूब साहब, उन्हें यकीन नहीं आया कि 1200 रुपये महीना तुम्हें कैसे दे सकते हैं, 1200 रुपया साल होगा शायद। और चूंकि राज कपूर को उस वक्त 170 रुपया मिलता था, लेकिन बहरहाल चूंकि उनको ये कहा जाता है कि अदाकारी के मैदान में सिर्फ उनको उर्दू का इल्म, उर्दू बोलने का अंदाज ही लेके आया, और देविका रानी को ऐसे आदमी की तलाश थी जो बहुत अच्छी उर्दू उस वक्त बोल सकता हो। और हम सबको मालूम है कि लता मंगेशकर से दिलीप साहब ने यही पूछा था, जब किसी ने उनसे तारुफ कराया कि ये लड़की फिल्मों में गीत गाने आई है, तो उन्होंने पूछा तुम उर्दू जानती हो? तो उसने कहा मैं नहीं जानती। कहना फिर फिल्मों में कैसे काम करोगी? क्योंकि उस वक्त उर्दू जानना फिल्मों के लिए बहुत जरूरी था। तो दिलीप साहब पे और आगे बात करेंगे, लेकिन चूंकि उर्दू का मामला आया है, तो उर्दू के एक बहुत सीनियर उस्ताद, अफसाना निगार मोइनुद्दीन जीना बड़े साहब, जो खुद बहुत सारी जबानें जानते हैं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मराठी और शायद कई जुबानें, तो उनकी तरफ चलते हैं। उनसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि दिलीप साहब के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करें। मोइनुद्दीन जीना बड़े साहब। क्या जीना बड़े साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? आपने अपना म्यूट कर रखा है। हाँ हाँ जी 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 जी, खालिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आज की शाम हमारे लिए बोलना बड़ा मुश्किल हो गया है, इसलिए कि जावेद साहब मौजूद है, हम सबके लिए है बिल्कुल, और उनके तमाम तजुर्बे। तो कुछ कहने से पहले मैं जावेद साहब से ये जरूर गुजारिश करूंगा कि जावेद साहब ने बहुत अच्छे खाके लिखे हैं, बहुत अच्छे लाजवाब खाके उर्दू में लिखे हैं। अब एक खाका आपको दिलीप कुमार पर भी लिखना होगा। जी मैं लिख रहा हूँ। बहुत बहुत बहुत। देखिए साहब, मैंने उनको मराठी बोलते हुए सुना है, और बहुत अच्छी मराठी उन्होंने वो बोलते थे। एक मर्तबा जावेद साहब रहे होंगे उसमें पृथ्वी थिएटर में, कैफी साहब के कलाम की जो कैसेट बनी थी या ऑडियो बना था, उसका इजरात हुआ था। उसमें दिलीप साहब ने सदारत की थी और बड़ी अच्छी तकरीर की थी। तकरीर में उन्होंने मराठी के भी कुछ जुमले कह दिए थे, बाल ठाकरे को याद करते हुए कि भाई अब ये जो बम्बई है, ये अब आमची मुंबई नहीं है, जो बाल ठाकरे जिनकी कहेंगे उनकी बम्बई होगी। मराठी बहुत अच्छी वो बोलते थे। हमने उनकी बंगला फिल्म सगीना महतो जब देखी है, तब हम हैरान रह गए कि सोशल इंटरेक्शन में किसी जबान का बोलना अलग बात होती है, लेकिन एक अदाकार की हैसियत से किसी किरदार की जबान को अदा करना बड़ा मुश्किल काम होता है साहब। और वो जितनी नजाकतें हो सकती हैं जबान की, जितने नॉनसेंस हो सकते हैं, वो सब उनकी अदाकारी में हमने देखे थे। इसी तरह एक उनकी फिल्म थी, अनोखा मिलन फिल्म थी, जिसमें वो कहना चाहिए कि गेस्ट आर्टिस्ट थे, और फिल्म न ज्यादा चली न उसकी कोई अहमियत नहीं, सिवाय इसके कि उसके आखिर के 22 या 24 मिनट दिलीप साहब आते हैं। अंडमान की सेल्यूलर जेल के वो जेलर बनकर आते हैं, और वहां जो उन्होंने बंगला बोली है, वो बंगला पहली मर्तबा हमने सुनी थी। उसके बाद हमने सगीना महतो उनकी देखी। जाती तौर पर तो मैं उन्हें हरगिज नहीं जानता था, लेकिन हमारे दोस्त थे, अल्लाह वो भी अल्लाह को प्यारे हुए, उनके वालिद हकीम यूसुफ साहब, क्या जब के जावेद साहब ने भी उनको उनके बारे में सुना। बम्बई में बड़े मशहूर हुए थे हकीम यूसुफ साहब, वर्सोवा ही में रहते थे। जी 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 जी। तो हकीम यूसुफ साहब के जो बड़े बेटे हैं असगर रिजवी साहब, वो भी अल्लाह को प्यारे हुए। हमारे मरासिम असगर रिजवी साहब से थे, यूं हम हकीम यूसुफ साहब के भी करीब हो गए थे। सायरा बीबी का इलाज हकीम यूसुफ साहब ने किया था, और एक शिकायत थी उनको बरसों से। यूसुफ साहब ने कहा कि भाई एक चटनी बताता हूँ, आप बना लीजिए अपने किचन ही से। और वो चटनी उन्होंने बनाने की तरकीब बताई, और जैसा कि मालूम हुआ, सायरा बीबी को अल्लाह ने उस चटनी में शिफा दी थी। यूसुफ साहब का जब इंतकाल हुआ है, तो मियाँ बीबी दोनों वर्सोवा उनके मकान पर पुरसे के लिए आए थे। अस्र के आसपास का वक्त था, तो अस्र से मगरिब तक
जी जी, अस्र से मगरिब तक वो बैठे रहे। दो एक और भी ताज़ियत के लिए साहब आए थे, उसमें कुछ अहले हुनूद में से भी थे। जहां मगरिब की अजान होती है तो सफ़ें बिछ जाती हैं। जो बात नोट की असगर साहब ने और दूसरों ने, वो घर से चले थे तो बावजू चले थे, जमात में शरीक हुए, नमाज अदा की। और जो अहले हुनूद में से दो एक हजरात थे, उन्होंने नमाज की बात छेड़ी, मजहब की बात छेड़ी। तो दिलीप साहब ने सूरह फातिहा का पहले फातिहा उनको सुनाई, उसका आयत ब आयत तर्जुमा किया और अपने हिसाब से उसकी तफसीर भी बयान कर दी उन्होंने। इसमें अच्छा खासा वक्त लग गया था और सब मबहूत थे, सुन रहे थे। फिर उन साहब ने उनसे, भाई ये जो आपका मशगला हयात है, इसमें और आपके मजहब में क्या तालमेल बैठता है, उन्होंने एक सवाल भी कर लिया। अब यूसुफ साहब ने अपने तौर पर, वो कहना चाहिए कि कुछ बात बनाने की कोशिश की और कुछ कह गए। असगर रिजवी साहब ने बरमला कहा कि साहब, आप इस हदीस का और ये इस आयत का हवाला दे रहे हैं, ये आप मिसकोट कर रहे हैं, जबकि सही उसका तनाजुर ये है और आप जिस नतीजे पर पहुंच रहे हैं वो सही नहीं है। तो असल बात है वो ये है कि सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने कहा, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। और उन साहब से कहा कि व्हाट ही इज सेइंग इज करेक्ट, आई स्टैंड करेक्टेड। ये उनकी अजमत थी, ये उनकी अजमत थी। और खौफ खुदा उनके यहाँ था, इश्क़ रसूल उनके यहाँ था, और बहुत बड़े मुहिब्बे वतन थे। उनकी शख्सियत का ये पहलू, बहुत बड़े मुहिब्बे वतन थे। और गंगा जमुनी तहजीब मुजस्सिम was personified syncretic culture of India। गंगा जमुनी तहजीब मुशख्खस हो गई थी उनकी जात में। बहुत बड़े मुहिब्बे वतन थे और उसकी कीमतें भी उन्होंने चुकाई हैं, हम सब जानते हैं। ये उनकी शख्सियत का पहलू ऐसा रहा है जिसके तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं की गई है। मैं समझता हूँ सब, इससे आगे मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी पे और बातें आगे बढ़ेंगी। दिलीप साहब की, जी, एक जनाबड़े साहब की ने उनकी जबानों के बारे में बात की है, तो चलते चलते एक वाकया सुन लीजिए, छोटा सा, जो लतीफा ही समझ लीजिए कि वो फारसी भी जानते हैं। तो एक मर्तबा मैंने उनसे कहा कि शायद स्पोकन फारसी ना जानते हो लेकिन पढ़ लेते थे। तो एक मर्तबा मैंने उनसे कहा कि मुझे एक दीवाने हाफिज का एक नुस्खा मिला है जिसमें उर्दू में तर्जुमा भी लिखा हुआ है हर शेर का, और शुरू में ये लिखा हुआ है कि इस पे किसने फाल देखी थी और क्या नतीजा निकला था। कहने लगे, अरे भाई वो मुझे दिखाओ, मुझे दे दो, मैं पढ़ूंगा उसको। तो मैंने ले जाके दे दिया उनको। तो 2-3 महीने हो गए, उन्होंने वापस नहीं किया। तो फिर एक दिन मैंने उनसे कहा कि यूसुफ भाई, वो दीवाने हाफिज, कहने लगे भाई वो तो चोरी हो गया। तो मैंने कहा चोरी हो गया? किसने चोरी किया? कहने लगे मैंने। वो फारसी के बड़े शौकीन थे। वो फारसी के, उन्हें कुछ शेर भी याद थे। जी इरशाद। भाई मेरे ख्याल से वो फाल निकालने में दिलचस्पी इनकी होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि गरीब फाल बेशक शबी बहरावर के सब लोग उसकी फाल निकालते हैं, लेकिन दिलीप कुमार के साथ तो बहुत सारे वाकयात ऐसे, खासतौर से 2 मशहूर वाकयात। एक तो बचपन में किसी फकीर को इनके घर पे आया, दरवाजे पे खेल रहे थे, तो उसने इनकी दादी को बुला के कहा कि जो लड़का है इसे नजर बद से बचाओ, ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा और ये ऐसा आदमी होगा कि बुढ़ापे में भी ये हैंडसम रहेगा। तो उनकी दादी ने नजर बद से इस तरह बचाया कि उनका चेहरे में तरह तरह का वो करा के भेजती थी, कहना जब तक मैं बड़े स्कूल नहीं पहुंच गया मुझे अपनी शक्ल नजर नहीं आई। दूसरा वाकया ये वासन साहब का मामला आप लोगों ने सुना ही होगा कि वो शूटिंग कर रहे थे वहां साउथ में कहीं,
तो एक ऐसा कोई आदमी आया जो एस्ट्रोलॉजर था, और वो सबका इनसी जनपत्री बनाई उनकी, और उसने पूरा पेशावर के घर का नक्शा बना दिया और बताया कि यहाँ बराबर में पानी बहता है, आप इस तरह से बाग था, और फिर इनकी जवानी के सारे वाकयात। और फिर उसके बाद जब शादी का जिक्र उसने किया तो उसने कहा कि आपकी शादी एक बेहद हसीन लड़की से होगी जो उम्र में आपसे आधी होगी, और वो उसका प्रोफेशन वही होगा जो आपका है। अब ये चूंकि तय कर चुके थे कि मैं अपने प्रोफेशन में शादी नहीं करूंगा, तो उन्होंने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं इससे शादी नहीं कर सकता अपने प्रोफेशन वाले से। और जब ये सायरा वालों का वाकया हुआ, जो हम लोग आगे डिस्कस आगे बात करेंगे, तो उनके जहन में आया कि वासन साहब ने जिसको मिलाया था, और उसने कहा था कि मैंने अपने संस्कृत के किसी ग्रंथ के हवाले से ये पूरा लगाया है, और आपका अपनी उम्र से आधी से शादी होगी। तो इस तरह उनकी शादी हुई। हालांकि उन्होंने ये जो कहा कि मैं डिटरमिनेंट था कि शादी नहीं करूंगा, उन्होंने मधुबाला से बाकायदा पैगाम भेजा था, जो किसी यानी खुद फिर शादी नहीं हुई। तो जहन में तो कहीं ना कहीं था, लेकिन वो बाद में ये तय कर चुके थे कि कभी शादी नहीं करूंगा अपने प्रोफेशन में, और उन्हें मजबूरन फिर शादी भी करना पड़ी। और उसी से खालिद साहब, उनकी फारसी दानी के ताल्लुक से जी, मुझे आप इजाजत दें तो 2 मिनट में कुछ अर्ज करूं। जी 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 बिल्कुल। हमारे यहाँ जो सब्क हिंदी की फारसी की रिवायत रही है जी, उस रिवायत को अहले ईरान बनिगाह कम देखा करते थे, बल्कि साहिब बरमला ये कहते थे कि इनकी फारसी से, और जुमला है कि बुए कचोरी में आयत, इनकी फारसी से तो कचोरी की बू आती है। जब लता मंगेशकर का तारुफ कराया गया, और जैसा आप कह रहे थे कि साहब ये महाराष्ट्रियन लड़की है और ये फिल्मों में गीत गाने चाहती है, तो दिलीप साहब ने कहा कि भाई ये जो मराठी लोग होते हैं, जब ये बोलते हैं तो उनके बोलने से कचोरी की बू आती है, जबान साफ करनी पड़ेगी, उर्दू सीख लो वरना कुछ नहीं बनेगा तुम्हारा। गोया देखिए, जो हमारे लिटरेरी एनेक्डोट्स हैं वो तक उनके इल्म में थे, और बरमला वो उनका इस्तेमाल कर सकते थे। वो बहुत किताबें पढ़ते थे ना, चूंकि हर तरह की किताबें पढ़ते थे। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि उनके घर का माहौल ही कुछ है। देखिए, मैं अर्ज करूँ कि कहीं मैंने, हाँ, उन्होंने किसी इंटरव्यू में कहा है कि साहब उनके वालिद साहब अपने एक दोस्त के साथ बैठे हुए हैं, और वो दोस्त हैं उनके इस्माइल यूसुफ कॉलेज के पर्शियन के प्रोफेसर डार साहब। अच्छा, डार साहब थे, और इब्राहिम सायानी, 2 हजरात वहाँ हुआ करते थे। तो वो पर्शियन के प्रोफेसर अपने इनके वालिद साहब के साथ बैठे हैं, और वो दोनों फारसी में भी गुफ्तगू कर रहे हैं, उर्दू अदब की भी बातचीत कर रहे हैं, फारसी की बातचीत कर रहे हैं। ये उनके कानों में ये जबान नहीं बल्कि उसका अदब बचपन से पढ़ता रहा है, और इसी ने उनकी शख्सियत को कहना चाहिए कि एक नहज दी जिस पर वो परवान चढ़ी है। बिल्कुल। देखिए, ये खुद दिलीप साहब ने लिखा भी है या इंटरव्यू में भी कहा है कि मेरे घर का माहौल बहुत अदबी था, और मौलाना आजाद मेरे घर आते थे पेशावर में, ये उन्होंने बताया। दूसरा ये कि उनके बड़े भाई जो अयूब साहब थे, वो तो खुद फिल्मों के स्क्रिप्ट उन्होंने पहले लिखे थे। और मंटू ने एक बात दिलीप के बारे में लिखी है, उसने लिखा है कि है तो बहुत, उसे अदबी टेस्ट उसका बहुत, आसिफ के बारे में लिखा है ना, बहुत अच्छी फिल्में बनाता था मगर जाहिल था। मंटो हर एक का एक जुमले से हिसाब साफ कर देता है, मगर दिलीप के बारे में उसने तारीफ की है। एक जुमला ये जरूर लिखा है कि मैं चूंकि अयूब का दोस्त हूं तो मेरा बहुत लिहाज करता, मेरे सामने सिगरेट भी नहीं पीता। लेकिन उसने इनकी टेस्ट की तारीफ की। लेकिन दूसरी बात ये मैं जावेद साहब से पूछना चाहता हूं कि दिलीप साहब ने बहुत सी फिल्में रिजेक्ट की हैं, लेकिन कुछ फिल्में जो रिजेक्ट उन्होंने की है और हमें अफसोस होता है, उसमें एक तो सत्यजीत रे की फिल्म है जिसके बारे में उन्होंने रिजेक्ट कर दी, और कहा जाता है कि उसमें उन्हें विदाउट शर्ट उन्हें दिखाना था, इसलिए उन्होंने रिजेक्ट कर दी। दूसरी प्यासा है, और तीसरी लॉरेंस ऑफ अरेबिया है, जिसमें उमर शरीफ ने, जो इजिप्शियन अदाकार था, उसने इस पर रोल किया, और वो कहीं से कहां पहुंच गया। तो मुझे अपने जाती तौर पे अफसोस होता है कि काश ये सारी फिल्में और प्यासा और ये तो जरूर दिलीप साहब ने की होती। अबरार अलवी ने जो किताब लिखी है गुरुदत्त पर, उसमें उन्होंने लिखा है कि गुरुदत्त और हम लोग गए थे, बिल्कुल तय हो गया था, और अगले दिन हमने सारा दिन इंतजार किया सेट पे दिलीप साहब का,
लेकिन दिलीप साहब नहीं आए। तो क्या जावेद साहब इस सिलसिले में कुछ आप रोशनी डाल सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, और क्या आपकी राय में बहैसियत फिल्मकार के क्या ये मुनासिब था? हालांकि दिलीप साहब ने कहा है कि मैंने जिन फिल्मों को रिजेक्ट किया है, लॉरेंस अरेबिया को भी, उसमें वही पैमाना मैंने अपने सामने रखा जो मैं हिंदुस्तानी फिल्मों के लिए रखता था, तो इसीलिए मैंने रिजेक्ट कर दिया। मैं इस सिलसिले में सिर्फ ये अर्ज कर सकता हूं कि वो फिल्म में जैसा कि आजकल के एक्टर देखते हैं कि प्रोडक्शन हाउस कौन है और डायरेक्टर कौन है और फिल्म का जो किस तरीके से बनाई जाएगी, उसका बजट क्या है, वो सब वो नहीं देखा करते थे। लेकिन एक चीज वो जरूर देखा करते थे कि कहानी क्या है, पूरी कहानी, और उसमें उनका किरदार क्या है। अगर उन्हें किरदार अपना समझ में आ जाता था तो वो जरूर उसको करते थे। एक छोटा सा वाकया सुन लीजिए जिससे उनके जहन कैसे काम करता था उसका अंदाजा आपको होगा। इसमें मैं एक बात और भी कहता चलूं कि यूसुफ साहब के जो वन लाइनर हुआ करते थे वो पूरे किताबों पे भारी पड़ जाते थे। तो ये एक मतलब एक बहुत मशहूर राइटर जो डायरेक्टर भी थे, वो आए और दिलीप साहब को साइन करना चाहते थे एक पिक्चर के लिए, और हर रोज ये होता था कि वो शाम को आ जाया करते थे और बाहर जो उनका लॉन था उसके करीब एक चबूतरा जैसा है, उसमें बैठ के वो दोनों बातें किया करते थे। अच्छा, मुझे ये हुक्म होता था कि मैं अभी आया, तो अब मैं जा भी नहीं सकता था, तो मैं वहां उनके लाउंज में बैठ के कुड़ता रहता था। तो कुछ तकरीबन कोई 20-25 दिन तक उनका आना जाना लगा रहा, फिर उसके बाद वो आना जाना बंद हो गया। तो मैंने यूसुफ भाई से कहा, मैंने कहा उस फिल्म का क्या हुआ? कहने लगे कि वो फिल्म मैं नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने कहा क्यों, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? कहने लगे भाई बात ये है कि दीबाचा बहुत बड़ा था मगर किताब बहुत छोटी थी। तो इससे आप अंदाजा कीजिए कि वो आदमी क्या देखता था। और जहां तक उनका एक आखिरी उम्र में जो उन्होंने छोड़ा है उसकी 2 वजह थी। एक वजह तो ये थी कि उनका कहना ये था कि भाई देखो, एक जमाना था जब 2 साल में मेरी एक फिल्म आती थी, 2 साल तक लोग इंतजार करते रहते थे कि दिलीप कुमार की फिल्म आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ गई, तो लोग छूट पड़ते थे। आज आलम यह है कि आप टीवी खोलिए तो हर चैनल पर मैं आपको लटका हुआ दिखाई दूंगा। तो ये इस कसार बाजारी में मैं नहीं उतरना चाहता। जब गालिब जो है वो वबा में मरने के लिए तैयार नहीं थे, तो मैं इस वबा में जाने के लिए क्यों तैयार हो जाऊं? ये उनका तेवर था। देखिए, आपने गालिब की बात की। हमारे एक दोस्त सुनील त्रिवेदी जो आज आने वाले थे, किसी वजह से अभी नहीं आए हैं, उन्होंने जो इस पे इखराज अकीदत पेश करते हुए उन्होंने यही जुमला कहा था कि जिस तरह गालिब है उर्दू शायरी में और वहां कोई नहीं है। और उन्होंने एक और मुमासलत भी तलाश की थी उनमें कि गालिब जिस तरह से हार्श क्रिटिक थे अपनी खुद शायरी के, उन्होंने इतने बड़े दीवान को बिल्कुल 1/4 कर दिया। इसी तरह दिलीप कुमार भी थे जो अपने काम को खुद बड़े दुश्मन की नजर से देखते थे, बहुत रीटेक करते थे, बहुत बार उसे काट भी देते थे। तो उन्होंने, आपने जिक्र किया, तो उन्होंने एक बिल्कुल एक ऐसे गैर सुनील त्रिवेदी साहब आ गए। गुड इवनिंग। देखिए, सुनील त्रिवेदी साहब मेरे बहुत सदियों पुराने दोस्त हैं और आजकल राष्ट्रपति भवन में OSD हैं, तो इसलिए जरा मसरूफ ज्यादा है, शायद देर से आने की वजह यही है। उनकी तरफ से मैं माजरत कर लेता हूँ। लेकिन बहरहाल सुनील साहब अब यहाँ काफी गुफ्तगू कर चुके हैं आपके फेवरेट दिलीप कुमार साहब पे, और आपके हवाले से मैंने ये भी कह दिया है कि आपने कहा था कि जिस तरह से गालिब उर्दू शायरी में है, इस तरह फिल्मों में दिलीप कुमार। तो अब मैं आपसे ही यदि आप बात शुरू कर सकते हैं कि दिलीप कुमार के बारे में। जावेद सिद्दीकी साहब जो सत्यजीत रे की फिल्मों के डायलॉग राइटर थे, बहुत सी फिल्मों के राइटर हैं, वो बात कर चुके हैं। मोइनुद्दीन जीना बड़े साहब हो चुके हैं। अब आप फरमाइए। इस पर तो काफ़ी बातें हो चुकी होंगी। जो माई लॉस एक मीटिंग थी तो मैं उलझा रह गया, तो जो इन लोगों ने कहा है वो तो सुनने को मिल जाएगा बाद में रिकॉर्डेड। सो मैं ये दिलीप कुमार साहब के बारे में
आपसे उस दिन चर्चा कर रहा था, तो एक बात मैं ये कहना चाहता था कि जो सबसे अहम बात उनके बारे में जो दिमाग में आती है वो ये है हिज लैंग्वेज, लैंग्वेज का डिक्शन और प्रोनाउंसिएशन, तलफ़ुज़। तो अगर मैं बड़ा आसान मैं बताता था अपने दोस्तों से भी कि यार उर्दू का तलफ़ुज़ ठीक रखना है बिना ज़्यादा मेहनत किए, तो आप दिलीप कुमार की फिल्में देखिए और मोहम्मद रफ़ी के गाने सुनिए, तो आसान और इससे एनरिचिंग कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। और दूसरी तो इसीलिए मैं लगा कि सिर्फ लगता है कि उनके पूरे परिवार में, उनके खानदान में लैंग्वेज के को लेकर के सेंसिटिविटी और अलर्टनेस रही होगी, क्योंकि फिल्म में आखिर में दिलीप कुमार का एक डेथ सीन जो है, जब मूर्ति के सामने वो गिरते हैं, उसके बाद एक श्लोक संस्कृत का उनके छोटे भाई पढ़ते हैं जो कि उस फिल्म में थे, नासिर खान जी। तो वो पढ़ते हैं और वो अभी मैं कहीं देख रहा था तो उसको लॉर्ड मेघनाथ देसाई ने गलती से गायत्री मंत्र कह दिया है। वो गायत्री मंत्र नहीं है, वो गीता का एक श्लोक है और मजे का मुश्किल श्लोक है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। ये दिलीप कुमार के छोटे भाई ने जिस परफेक्शन के साथ इमोट करते हुए बोला है, ही इज नॉट ओनली, मतलब इतना बढ़िया था कि ठीक है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि प्लेबैक में तो लिप सिंक आप कर लेंगे, लेकिन डायलॉग में तो रीटेक करना पड़ेगा जब भी आप लैप्स करेंगे। तो द परफेक्शन ऑफ प्रोनाउंसिएशन जो दिलीप कुमार के छोटे भाई, वाकई एक्टिंग में उनके छोटे ही भाई थे तो बड़े भाई का तो मतलब कुछ कहना ही नहीं। तो ये जो था, मैं जानना चाहूंगा कोई रिसर्चर पता करे कि उनकी जो अपनी घर की जबान थी हिंद को, जो सराइकी से मिलती जुलती और जो उस इलाके में जहाँ वो पैदा हुए और बड़े हुए वहाँ जो बोली जाती थी, अपने घर में शायद वो हिंद को बोलते थे शुरू में। जी नहीं, वो सिर्फ राज कपूर साहब के साथ बोलते थे। अच्छा अच्छा। और उनके घर में सब निहायत नफीस उर्दू बोला करते थे। अच्छा 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 अच्छा। तो लेकिन तो हिंद को भी जब वो बोलते होंगे तो बड़ी मिठास जो उसकी होगी। अगर सायरा जी से कोई बात करे, कोई कुछ करे कि दिलीप कुमार स्पीकिंग हिंद को, अगर कोई बाइट मिले, इट बी ए ब्यूटीफुल थिंग। क्योंकि जब वो दूसरी डायलेक्ट गंगा जमुना में मैजिक क्रिएट करते हैं, तो जो उनकी अपनी डायलेक्ट रही होगी, जब उसके साथ वो जब उसमें बोलते होंगे, सो ही वॉज अ मैन ऑफ वेरी हाई गिफ्ट फॉर लिंग्विस्टिक फैसिलिटीज। तो ये एक चीज जो थी वो एक इंडिकेटर है उनके एस्थेटिक्स का और उनके तमाम चीज़ों का। दूसरी रही बात उनकी एक्टिंग की, तो खालिद भाई से उस दिन बात हो रही थी कि यूज़ ऑफ साइलेंस जो उन्होंने हाईलाइट किया, कि उन्होंने यूज़ ऑफ साइलेंस ऑन स्क्रीन ये नितिन बोस से समझा और फिर उसके बाद उसको आगे जिस तरह, तो जो दो फिल्में छोटी, आई डोंट नो वेदर आई एम शूटिंग माय टाइम शेड्यूल। खालिद भाई नहीं आप जारी रखिए, कोई मतलब जैसे सिर्फ आई से कुछ कह देना, तो गंगा जमुना एक सीक्वेंस है जहां दिलीप कुमार और वैजयंती माला जो कैरेक्टर्स है वो भाग रहे हैं, गांव वालों ने दौड़ा रखा है उन्हें मारने के लिए, मार देंगे लिंच मॉब की तरह, और वो भागते जा रहे हैं, बट अचानक वो बंदूक चल जाती है, रस्सी फेंकते हैं जब उसको, हम चल जाते हैं जब बंदूक, तो गांव वाले डर के पलट जाते हैं, भागना शुरू करते हैं। तो वो जो दिलीप कुमार जो गंगा है, वो जिस तरह देखता है विद हर्ट एंड एंगर एंड एवरीथिंग, और चुपचाप बिल्कुल, उसके बाद कहता है कि ये फलाने आओ ले जाओ मुझे, ये ठिकाने आओ ले जाओ मुझे। तो जो कंटेम्प्ट है, जो तो दैट ही हैज कन्वेड ओनली थ्रू हिज साइलेंस एंड हिज आईज बिफोर ही स्पीक्स, ये ललुआ। और एक फिल्म और है जो कि फिल्म इतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन दिलीप कुमार सुपर दिल दिया दर्द लिया, जो वुदरिंग हाइट्स का जो कैरेक्टर वो लाते हैं उसमें एडवर्ड हीथ का, उसमें हमने एक बार वो फिल्म देखी और फिल्म ठीक से दिखाई नहीं जा रही थी, इलाहाबाद में देख रहा था, प्रोजेक्शन बड़ा खराब था। तो ये दिलीप कुमार उन एक्टर्स में थे जिनके था, क्योंकि चिल्लाते नहीं थे, तो वो इट हैज टू बी वेरी गुड सिनेमा हॉल जिसमें दिलीप कुमार फिल्म आप एंजॉय करना चाहते हैं। उसमें क्या था कि एक इंटरवल के बाद एक सीने की वो आदमी
आता है और बदला लेना उसे इस फैमिली से, और जिस हिकारत से वो देखता है, ओनली आईज, द कैमरा जूम्स टू द आईज एंड द ग्लिंट इन द आईज ऑफ दिस मैन। तो हम लोग ठीक है वो देखा करते थे मार्लन ब्रांडो और सारी चीजें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दिलीप कुमार हॉलीवुड के जो एक्टर्स थे उनसे आगे ही थे, पीछे नहीं थे। जो है वो, हालांकि वो खुद अपना नाम लेते हैं, पॉल मुन्नी का, रॉबर्ट डिनीरो का और डस्टिन हॉफमैन का, ऐसे 4-5 नाम दिलीप कुमार साहब बताया करते थे कि आई एम नॉट ग्रेट, दे आर ग्रेट्स। बट उनकी फिल्में देखी है मैंने बहुत ध्यान से, मुझे नहीं लगता कि दिलीप कुमार, अच्छा एक मैं थोड़ा सा डिस्कॉर्डेंट नोट है, मैं चाहूंगा कि हमारे यहाँ लोग सुन रहे हैं, हम लोग सारे दोस्तों में, अगर कोई भी आदमी नसीरुद्दीन शाह को जानता हो जरा उन्हें समझाए कि उन्हें क्या कॉम्प्लेक्स है दिलीप कुमार से। नसीरुद्दीन शाह के बारे में हाँ? इसमें जावेद अख्तर ने किसी इंटरव्यू में कहा कि नसीरुद्दीन शाह की प्रॉब्लम ये है कि हाँ। उन्हें हर कामयाब आदमी से नाराजगी है। हाँ, ये कुछ है उनकी। अच्छा, इसमें जो उनका मजमून आया है उसमें बहुत गुफ्तगू भी हो रही है। हाँ। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कोई एकेडमी कायम नहीं की, कुछ अपने पीछे विरासत नहीं छोड़ी, समझाया नहीं, वगैरह वगैरह, उस तरह की बातें कर रहे हैं खालिद भाई कि शार्प वॉइस में बोलना, हाथ हिला हिला के बोलना, ये अच्छी एक्टिंग नहीं होती, अच्छी अदाकारी नहीं होती। अरे किसकी बात कर रहे हो भाई? हाँ, तो उन्हें कुछ लगता है कि अब दिलीप साहब नहीं है तो वो सब, अच्छा बहुत से कुछ लोग हैं ना, जैसे पारेश रावल है, संजय शर्मा है, संजय मिश्रा, वो लोग कहते हैं ना कि हमने जो एक्टिंग है वो नसीर भाई से सीखी है। तो अब नसीर भाई ये सोच रहे हैं शायद, मतलब मुझे ज्यादा उनके बारे में ताल्लुकात नहीं है, कि बस हम, मैं अकेला रह गया हूँ, दिलीप कुमार को लोग भूलेंगे, मेरा जिक्र करेंगे। बहरहाल बात, आपने दिलचस्प बात कही जबान के बारे में। देखिए जो गंगा जमुना है उसे वो नासिर खां को रीलॉन्च करना चाहते थे, वो 4-5 साल से थोड़ा सा उनका मार्केट खत्म हो गया था, और उन्होंने जब नासिर खान से डिस्कस किया कि मैं इस पे यानी गांव वाला बनना चाहता हूँ और इस तरह से ये कहानी, तो नासिर खान ने कहा मुझे नहीं लगता कि लोग आपको इस तरह से देखेंगे, और लेकिन वो कन्विंस थे कि नहीं मैं ऐसा करूंगा तो लोग पसंद करेंगे। और जबान में उन्होंने देवलाली के किसी रेस्टोरेंट में एक आदमी को एक पूर्वी भाषा बोलते सुन लिया था जिसमें पूरी गंगा जमुना है, और उन्हें लगा कि इस जबान में करना चाहिए। यानी सिर्फ एक जुमला सुन के उस आदमी का, एक या दो, कितनी देर सुना होगा, और फिर उन्होंने ये सारे शकील से डिस्कस किया, शकील से गाने लिखे, और फिर सारे लोकेशंस देखे उन्होंने, मध्य प्रदेश में, यूपी में, ये सब दिलीप कुमार ने खुद किया, और उसकी तो उन्होंने स्क्रिप्ट भी लिखी थी। इस सिलसिले में मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगा कि जहां तक गंगा जमुना का ताल्लुक है, उसकी स्क्रिप्ट यूसुफ साहब ने खुद लिखी थी, ये फैक्ट है। उसका पूरा स्क्रीन प्ले जो है वो उनका अपना लिखा हुआ है। जी। और जहां तक जबान का ताल्लुक है, उनके एक बहुत अजीज दोस्त थे और उनके डायलॉग राइटर भी थे, वजाहत मिर्जा। जी। तो वजाहत मिर्जा साहब को जब उन्होंने कहानी सुनाई और उन्होंने बताया कि इस तरीके से, इस बैकग्राउंड में, मैं इस यूपी के गांव में इस तरह मैं करना चाहता हूं, तो वजाहत मिर्जा ने कहा कि वहां की जो बोली है अगर तुम उसे इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये पूरी फिल्म नकली मालूम होगी। और चूंकि वजाहत मिर्जा लखनऊ के रहने वाले थे, अवधी बहुत अच्छी जानते थे, तो उन्होंने वो अवधी बोली और अवधी खड़ी बोली और पूर्वी का एक मिक्स करके उन्होंने, वजाहत मिर्जा ने उसके डायलॉग लिखे। तो वो जो पूरा का पूरा जो उसका बैकग्राउंड है, उसमें वजाहत मिर्जा का बहुत बड़ा हाथ है। जायद साहब जी, ये नौशाद साहब ने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि उस फिल्म के डायलॉग तो जैसे लिखे जाते हैं उसकी जबान में थे, लेकिन नौशाद साहब ने कहा कि साहब इसके डायलॉग का उसी इलाकाई जबान में रखिए। और लोग, दिलीप साहब ने ये कहा कि भाई जब मेरी मौत का सीन है और तो मैं यूं कहूंगा तो लोग हंसने लग जाएंगे, तो नौशाद साहब ने कहा कि नहीं हंसेंगे। वजाहत मिर्जा ने ये कहा कि भाई अगर यही करना था तो पहले कह देते, अब मैं दोबारा मेहनत करूं। ये नौशाद साहब ने अपनी इंटरव्यू में लिखा है, जो उनका जो उर्दू में जो उनकी एक बायोग्राफी किस्म की किताब छपी है, उसमें ये बात इस तरह है। नहीं, मैं जो अर्ज कर रहा हूँ, आप बेशक जनाब साहब आप सही कह रहे होंगे, और मैं नौशाद साहब को बिल्कुल गलत नहीं कहूंगा, लेकिन जो बात मैं अर्ज कर रहा हूँ वो
खुद यूसुफ साहब ने कहा है कि वो अपने बज्जू भाई जो थे उनको, वो वजाहत मिर्जा को बज्जू भाई कहा करते थे, तो वो बज्जू भाई को बहुत ज्यादा मानते थे। और उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने कहा कि यार ये तो जबानी गलत है, अगर ये तुम इस तरह की जबान बोलोगे तो ये नकली मालूम होगा। तो इस तरीके से वो जबान बदली गई। हो सकता है कि वो आइडिया नौशाद साहब से आया हो, मैं नहीं कह सकता। यूसुफ साहब ने जो कहा मैंने वो रिपीट किया। लेकिन वजाहत मिर्जा डायलॉग बहुत अच्छे लिखते थे और मुगल आजम में जहां भी डायलॉग यानी रुक जाते थे 4-5 लोग डायलॉग राइटर, वजाहत मिर्जा के डायलॉग लिखते थे। एक वाकया बहुत मशहूर है कि मुगल आजम में एक सीन था जो बाद में फिल्मों में नहीं आया, कि सलीम को गिरफ्तार कर दिया जाता है और महारानी जोधाबाई उसे छुड़ाने जाती हैं और वो जाके कहती हैं कि दरोगा जिंदान, सलीम को रिहा करो। तो दरोगा कहता है कि महारानी आप ही कानून बनाती हैं और आप ही तोड़ रही हैं, अब इसका जवाब क्या दे। तो वहां की फिल्म रुक गई और जितने डायलॉग राइटर थे, अमानुल्लाह खान और दूसरे लोग, वो लोग लिख के लाते हो, पसंद नहीं आता। फिर वजाहत मिर्जा ने डायलॉग लिखा कि कानून महारानी और महाराजाओं के लिए होता है, माँ के लिए कोई कानून नहीं। वो फिल्म में नहीं आया। तो वजाहत मिर्जा साहब के बारे में मजरू साहब भी यही कहते थे कि जो है सबसे उम्दा डायलॉग राइटर थे उस जमाने के। खैर बहरहाल, लेकिन ये दिलीप साहब के बारे में मैं एक बात जो बार बार मेरे जहन में आती है कि शायद दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री में कोई हीरो, कोई एक्टर ऐसा नहीं है जिसका इतने ज्यादा हेड ऑफ द स्टेट से, प्राइम मिनिस्टर से ताल्लुकात हो। आप ये देखिए कि पंडित नेहरू से उनके ताल्लुकात थे। पंडित नेहरू ने उन्हें फोन किया कि कृष्णा मेनन इलेक्शन लड़ रहे हैं, तुम उर्दू और मराठी बहुत अच्छी बोलते हो, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीरें करो। ये 1957 की बात है। उसके बाद इंदिरा गांधी ने यूज किया, और एक जनरल शाहनवाज खान थे जो सुभाष चंद्र बोस के साथी थे, उनके इलेक्शन में दिलीप साहब बाकायदा मेरठ आते थे हर इलेक्शन में और कैंपेनिंग करते थे। सादगी की तो 2-3 बातें उनकी, जैसा कि कहा कि अपने जो बिल्कुल पीक टाइम था उस वक्त भी इतने इजीली अप्रोचेबल थे कि नंदा ने कहा, जो एक्टर थी नंदा, वो बड़ी शाई नेचर की थी। उन्होंने कहीं लिखा है कि भारत भूषण के घर एक पार्टी थी और उनकी नई फिल्म आई थी दिया और तूफान, नंदा की, तो हीरोइन बन चुकी थी। वो चाहती थी कि कोई दिलीप कुमार से मिला दे उन्हें। तो उन्होंने भारत भूषण से कहा कि दिलीप साहब आएंगे तो मैं तो हिम्मत नहीं कर रही हूँ कि मैं उनसे जाके मिल लूँ, मगर आप मुलाकात करा दीजिएगा। और उन्होंने लिखा कि जब दिलीप साहब आए तो पूरा माहौल ही बदल गया, सब इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए, तो मैं एक कोने में जाके खड़ी हो गई। तो दिलीप साहब सबसे बातचीत करते रहे और जब मुझे देखा तो सीधे मेरे पास आए, कहने लगे तुम मास्टर विनायक की बेटी हो ना। और फिर मुझे मास्टर विनायक की मराठी फिल्मों के डायलॉग लगातार बहुत देर तक सुनाते रहे और उन्होंने खुद ही मुझे बहुत एनकरेज किया। दूसरा एक वाकया जो हमारे इलाके का है, बहुत दिलचस्प है, शायद आप लोगों की नॉलेज में किसी की ना हो, कि कुंवर महेंद्र सिंह बेदी उन्हें संभल एक मशायरे में ले जाते थे, कई साल तक बाकायदा ले जाते रहे। तो रास्ते में एक जगह पड़ती है गजरौला, तो जगह तो बहुत छोटी सी है लेकिन वो चूंकि मेन रास्ते में है तो जंक्शन भी है और वहाँ बहुत ज्यादा हाईवे का है। तो वहां एक ढाबे वाला पहलवान जिसका नाम था, वो सड़क पर आके लेट गया और ट्रैफिक जाम कर दिया उसने कहा दिलीप कुमार बगैर मेरे ढाबे पर अगर निकले चले जाएंगे तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, कोई वीआईपी नहीं निकला मेरी तो नाक कट जाएगी, मैं ढाबा बंद कर दूंगा। तो खैर दिलीप कुमार को जब ये पता चला तो वो उठे और वहां जाके सड़क के किनारे ढाबे पर, कुंवर साहब मना करते रहे लेकिन उन्होंने जाके बाकायदा ढाबे पर, जो वो कहता था मेरी दाल और रोटी जो है दाल मखानी, वो कहता था उसे, और वो दिलीप साहब ने खाया। दूसरा ये कि इतने हेड ऑफ द स्टेट्स उनके दोस्त थे, जुल्फिकार अली भुट्टो उनकी फिल्म देखने आते थे, जियाउल हक उनके फैन थे, इमरान खान का तो बहुत सारे वीडियोस हैं दोनों के साथ। इमरान खान की वाइफ मदर के उसमें जो उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल कायम किया उसका इनॉग्रेशन भी दिलीप साहब ने किया था और उसके लिए फंड रेजिंग के लिए वो लंदन भी गए और पाकिस्तान भी गए। वीपी सिंह उन्हें फंड रेजिंग के लिए अमेरिका लेके गए थे, डलास लेके गए। वाजपेयी जी ने जब ये करगिल वार हुई तो वाजपेयी जी ने नवाज शरीफ से बात कराई उनकी, और दिलीप उन्होंने कहा लीजिए साहब भी आपसे बात करना चाहते हैं नवाज शरीफ से, और दिलीप कुमार ने बहुत सख्त लहजे में उनसे बात की कि आपकी इस तरह की हरकतों से हम लोगों पे क्या फर्क पड़ता है। और फिर अजीब बात यह है कि वाजपेयी जी के जमाने में ही वो राज्यसभा में नॉमिनेट हुए और उसी राज्यसभा में जहां 50s में एक लीलावती मुंशी नाम की एक राज्यसभा की मेंबर थी, उन्होंने ये आवाज उठाई थी कि दिलीप कुमार की जो ये स्टाइल है, बालों का स्टाइल, इससे
हिंदुस्तान के नौजवानों पे गलत असर पड़ रहा है, इस पर पाबंदी लगवाई जाए। ये बाकायदा राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स पे है। खैर उस पर जाहिर एक्शन तो क्या होता, नेहरू का जमाना था, लेकिन ये राज्यसभा में आवाज उठाई गई। लीलावती मुंशी को एमपी थी 1952 के आसपास। तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी के, और हिंदुस्तान के सारे लोग, इंदिरा गांधी उनको इस्तेमाल करती थी फंड रेजिंग के लिए, जब कोई वॉर या कोई ऐसा कैजुअलिटी हो जाती थी। खालिद भाई, आप कुछ कह रहे हैं आप? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैंने कहीं पढ़ा था कि ये मुगले आजम जब बन रही थी तो जुल्फिकार अली भुट्टो आके उसकी शूटिंग देखते थे बाकायदा। चूंकि भुट्टो जो थे मुंबई की जिंदगी में बहुत ज्यादा आते जाते थे, और वो बाकायदा वो नरगिस के भी बहुत फैन थे और दिलीप कुमार के भी बहुत फैन थे, और वो इसकी शूटिंग आके बाकायदा बहुत दिन तक देखते रहे हैं। जी जी जी। जहां तक उनके डाउन टू अर्थ होने की बात हो रही है, तो मैं सिर्फ एक किस्सा आपको जरूर सुना दूं जो जिससे आपको अंदाजा होगा कि वो क्या चीज था वो आदमी। कि एक दिन मैं साथ में हम लोग काम कर रहे थे, शाम हो गई तो मुझसे कहने लगे, मुझसे उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा सर मैं जुहू जा रहा हूँ, पृथ्वी थिएटर जाना है मुझे। तो कहने लगे भाई आप मुझे लिफ्ट दे दीजिए। तो मैंने कहा कह रहे सर क्या बात कर रहे हैं, बड़े बसर और चश्म, चलिए। उस जमाने में मेरे पास एक फियाट हुआ करती थी, तो वो आए फियाट में, उन्होंने अपने चप्पल उतारे और आगे की सीट पे ड्राइवर के बराबर बैठ गए और मैं पीछे बैठ गया, और हम दोनों बातें करते करते जुहू के करीब पहुंचे। तो मैं जब मुझसे कहने लगे कि वो वहाँ हमारी बहन रहती हैं अख्तर आसिफ, वो मुझे एक वेफर थिन गार्लिक टोस्ट और एक चाय देंगी तो मजा आ जाएगा, शाम मेरी सज जाएगी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। तो मैंने पलट के देखा तो उनकी मर्सिडीज पीछे आ रही थी। तो मैं हैरान हो गया कि ये शख्स ये मुझसे कह सकता था कि तुम मेरे साथ चलो, ये भी कह सकता था कि मतलब चलो मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। नहीं, लफ्जों पे गौर कीजिए, आप मुझे लिफ्ट देंगे? ये जो दिलीप कुमार है, ये दिलीप कुमार अब दूसरा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। देखिए एक बहुत सारी बातें उनके हवाले से हैं। जावेद साहब यहाँ हैं तो कुछ चीज़ों की वजाहत भी हो जाएगी। एक तो हम सब ये जानना चाहते हैं, देखिए कामनी कौशल से जो इश्क था, तो कामनी कौशल की तो उस वक्त शादी हो चुकी थी। कामनी कौशल की शादी तो अपने इनके बहनों ही एक उसमें डेथ हो गई थी, तो बहन से मजबूरन शादी हो गई थी इनकी बहन की डेथ के बाद बच्चों के लिए। लेकिन उनके जो शौहर थे सूद साहब, वो कामनी कौशल को लेकर दिल्ली आ गए थे। ये कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब ने लिखा है, और उन्होंने कहा कि वो दिलीप साहब बहुत परेशान थे, उन्होंने फिर कुंवर साहब की मदद ली। तो कुंवर साहब ने उन्हें थ्रेट किया सूद साहब को कि किसी भी बालिग आदमी को आप इस तरह से बंद नहीं कर सकते उसकी मर्जी के खिलाफ, ये इलीगल है, वरना कानूनी कार्रवाई होगी। तो मजबूरन लेके वापस चले गए। लेकिन मधुबाला के मामले में बाकायदा दोनों तरफ थी आग बराबर लगी हुई, और ये शादी भी करना चाहते थे। आम शोहरत तो ये थी कि अताउल्ला खां जो थे उन्होंने ये शादी नहीं होनी थी। दिलीप साहब ने ये लिखा है कि नहीं, उनकी तरफ से नहीं है, कॉन्ट्रेरी बात ये थी कि वो चूंकि प्रोड्यूसर थे, वो चाहते थे कि दोनों हाथ में हाथ डाल के गाने गाते रहे और मैं लगातार फिल्में प्रोड्यूस करता रहूं। और मैं फिल्मों के बारे में चूंकि बहुत सेलेक्टिव था, तो मैंने मधुबाला से मना कर दिया। मधुबाला ने ये भी कहा कि शादी के बाद मामला सब सेटल हो जाएगा, तो मगर मेरी बात ये समझ में नहीं आती थी, और इस तरह से ये रिश्ता टूट गया। तो क्या जावेद साहब क्या वाकई ऐसा है कि इसी वजह से ये रिश्ता टूटा था? हालांकि उसके बाद एक जगह अदालत में दिलीप कुमार ने ये कहा था कि मैं मधुबाला से प्यार करता हूं और जिंदगी भर करता रहूंगा। सर इस सिलसिले में मैं कुछ नहीं कह सकता, इसलिए कि एक तो ये कि ये मेरे सामने यूसुफ साहब ने कभी मधुबाला की या विजयंतीमाला की या और जो खवातीन थी उनके बारे में कभी कोई बात नहीं की। वो बहुत एहतियात करते थे इन मामलों। दूसरे ये कि आपको जैसा मैंने पहले बताया कि जब मैंने उनकी बायोग्राफी रिकॉर्ड करना शुरू की, तो एक जगह जाके वो रुक गए और कहने लगे कि नहीं भाई अब मैं आगे नहीं बोल सकता, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के नाम आ जाएंगे। तो वो इतना एहतियात करते थे। उनके जाहिर है कि जिन लोगों ने लिखा है उनके अफेयर्स के बारे में, और अफेयर्स
45 साल से मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ और मेरा ख्याल है कोई एक्टर ऐसा नहीं है जिसके साथ मैंने काम ना किया हो। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि ये जो अफेयर्स हैं ये एक अनइंटेंशनल चीज होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई आदमी, अब आप हर वक्त एक आदमी के साथ हैं, उसके साथ आप रोमांटिक सीन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एक मेकअप रूम में बैठे हुए खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, तो एक जो लगावट, जो एक कुर्बत हो जाती है, उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। मेरा ख्याल है दिलीप साहब के मामले में भी कुछ ऐसा ही किया गया। मैं एक मिसाल आपको देना चाहूंगा जिससे शायद आप जो सुनने वाले हैं उनको एक बात समझ में आ जाए कि एक जमाना था कि एक बहुत बड़ा एक फिल्म आई थी अंदाज, जो अली रजा साहब ने लिखी थी, और अली रजा में अंदाज में राज कपूर साहब थे और नरगिस थी और दिलीप साहब थे। और उसके बाद ये हुआ कि साहब वो दिलीप साहब और राज कपूर के बीच में झगड़ा हो गया नरगिस की वजह से, कि वो दिलीप साहब नरगिस को पसंद करने लगे थे और राज कपूर साहब भी उनसे इश्क करते थे वगैरह वगैरह। बड़े हंगामे हुए, बहुत कुछ लिखा गया। तो एक मर्तबा ये जिक्र आ गया था तो कहने लगे बिल्कुल झूठ है भाई, ये सब राज ने शुरू किया था कि यूसुफ अगर पिक्चर को गर्म करना है तो एक स्कैंडल बनाना पड़ेगा, और उन्होंने वो स्कैंडल बनाया था। मैं तो नरगिस को बिल्कुल पसंद करने का सवाल नहीं पैदा होता, मैं तो उनकी माँ का आशिक था, जद्दन बाई। वो क्या गाती थी और क्या खातून थी वो। तो ये अल्फाज उनके मुझे अब भी मेरे कानों में गूंजते और मैं हैरत कर रही, अच्छा ऐसा हुआ। तो ये इस हद तक तो मैं जानता हूँ, लेकिन इसके अलावा मधुबाला जी के बारे में या और जो दूसरी खवातीन है उनके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानता जी। चूंकि तकरीबन सभी, अच्छा उस जमाने के अगर हम रिसाइल देखें, खास तौर से जो सबसे ऑथेंटिक और वैसा रिसाला शमा था, शमा अफवाहें नहीं उड़ाता था, और बल्कि अस्मा रहमान की शादी की सबसे पहली इत्तला शमा ने दी थी। उसके बाद दिलीप साहब ने रिटन उसे कंट्राडिक्शन दिया कि नहीं ऐसा नहीं है। फिर शबा ने बाकायदा निकाहनामा छाप दिया, वो काजी मिर्घे के जरिए जो हुआ था, तो उसी में सारी बातें आई हैं। हालांकि अस्मा रहमान से तो शादी हुई और फिर बाकायदा इस, और उनकी बहनों ने कराई थी, ये सब मालूम है कि वो चूंकि वो सायरा को नापसंद करती थी या कोई और दूसरा मामला था। अस्मा रहमान तो अपने बैरिस्टर हस्बैंड को छोड़ के और 3 बच्चों को छोड़ के आई थी, इनकी इतनी बुरी तरह आशिक थी, और ये भी कहा जाता है कि बहुत एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल थी, तस्वीर में जितनी नजर आती है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। मगर चूंकि ये वादा हुआ था कि शादी हमेशा राज रहेगी और उन्होंने राज नहीं रखा, इदरीस देहलवी को अपना निकाहनामा दे दिया, उन्होंने शमा में छाप दिया, तो दिलीप कुमार ने उसे तलाक दे दी और फिर उन्हें मेहर भी हाथों हाथ अदा कर दिए। खैर, लेकिन ये कि दिलीप साहब का इस कामनी कौशल से, मधुबाला से, ये सब कुछ तो, और इसमें दिलीप साहब ने अपनी बायोग्राफी में भी लिखा, हालांकि पूरे एहतराम के साथ लिखा है, लेकिन उन्होंने लिखा है कि मैं पसंद करता था। मगर एक बात जो उन्होंने नहीं लिखी है वो ये है कि नसीम बानो के साथ भी उनकी एक फिल्म साइन हुई थी, जो फिल्म यानी सेट पर नहीं गई या शुरू हुई, तो थोड़ी बहुत शूटिंग हुई थी, उसके बाद वो नहीं आई। और सायरा बानो से फिर देखिए शादी हुई, फिल्में भी साथ में हुई। लेकिन दिलीप साहब, मैं अर्ज करूं कि दिलीप साहब बहुत खुशकिस्मत थे कि उन्हें सायरा भी जैसी बीवी मिली। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी खिदमत गुजार, ऐसी आंखें देखने वाली बीवी और इशारा समझने वाली बीवी मैंने नहीं देखी, जैसा जो सायरा बी ने किया, जो सायरा बी ने जिस तरीके से उनकी खिदमत की आखिर वक्त तक। मैं समझता हूं कि वो जो हिंदुस्तान में जो एक पतिव्रता स्त्री का जो एक इमेज है, अगर उस पर कोई पूरा उतरता है आज की डेट में, तो वो सिर्फ सायरा बा। बिल्कुल सही बात है आपकी। अच्छा, पतिव्रता हिंदुस्तानी भारतीय महिलाएं बहुत मिल सकती हैं, लेकिन जो लंदन में पढ़ी हो, लंदन में ग्रो अप हुई हो, हीरोइन रही हो, उससे ये तवक्को करना हमें जरा मुश्किल लगता है। और वाकई उन्होंने इस तरह से किया है कि जिस दिन से शादी हुई है और आज तक आखिरी लम्हे तक जिस तरह उन्होंने खिदमत की और साथ रहे। और जाहिर है कई साल तो दिलीप साहब के बहुत बीमारी में और तकरीबन निस्यान का मर्ज उन्हें हो गया था। मेरे ख्याल से सिवाय सायरा बानो के कम लोगों को पहचानते थे वो। हद ये कि दोनों भाइयों की जो मौत की इत्तला थी वो उन्हें नहीं दी गई थी। लेकिन ये बात आपकी सही है, उनका 6 से शुरू हो चुका था, क्योंकि
उर्दू जो था अपने ये उर्दू का एक चैनल जो था अपने ईटीवी जी ईटीवी। तो मैंने यूसुफ साहब से कहा, मैंने कहा कि सर आपसे ज्यादा कौन होगा उसको उसका इफ्तिताह करने के लिए। कहने लगे हाँ भाई मैं आ जाऊंगा। तो यहाँ एक छोटा सा स्टूडियो था, उसमें सेट वगैरह लगा के एक शूट करेंगे। 15 मिनट का काम था। मुझसे कहने लगे कि तुम एक 4, 6 सतरें लिख दो मुझे, मैं बोल दूंगा। मैंने कहा बेहतर है। तो मैंने वो लिख के दे दिया उनको। मुश्किल से मेरा ख्याल है 10 या 12 सतरें होंगी। उसमें ऐसी कोई बोलने वाली बात भी नहीं थी। तो लेकिन वो जो 2-3 घंटे तक वो उसको याद करते रहे और फिर उसके बाद वो सेट पर आए और उन्होंने तकरीबन कोई 17-18 टेक किए कि वो लफ्ज भूल जाते थे। तो उस वक्त मेरी समझ में आया कि ये डिमेंशिया जो है ये शुरू हो गया। और डिमेंशिया की पहचान यही है कि आदमी जो है वो अचानक लफ्ज भूल जाता है। तो उस वक्त मेरी हिम्मत तो नहीं हुई उनसे कहने की, लेकिन मैंने कहा कि यूसुफ भाई आप भूलने बहुत लगे। कहने लगे हाँ भाई मैं बहुत भूलने लगा हूँ, और लेकिन मेरी भूल से किसी को नुकसान नहीं होगा। मैंने कहा वो कैसे? कहने लगे भाई मैं दिल्ली गया था, वो मेरे फला दोस्त हैं, कोई बहुत बड़े करोड़पति हैं, उनका कोई 25th का कोई सिल्वर जुबली हो रहा था, तकरीर कर दिए तो उनका नाम भूल गए। मैंने कहा फिर आपने क्या किया? कहने लगे भाई मैं अब इतना अनाड़ी भी नहीं हूँ। मैंने पूरी तकरीर की और मैंने कहा ये जो मेरे मुअज़्ज़िज़ दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, ये जो मेरे अजीज भाई यहाँ बैठे हुए हैं, और इस तरीके से मैंने पूरी तकरीर कर दी। जब तकरीर खत्म हुई तो मुझे उनका नाम याद आया। ये उस वक्त से शुरू हो चुका था। दिल्ली में उनके दोस्त थे सागर सूरी, यहाँ अपार्टमेंट भी है सागर अपार्टमेंट में उनका। तो मेरे ख्याल से काफी गुफ्तगू हो चुकी है। सुनील साहब कुछ और इस पे आप कहना चाहेंगे? हाँ, दिलीप कुमार जो एक्टर थे उनके बारे में, चूंकि नसीब वाली बात हमने थोड़ा शुरू की थी, एक फिल्म में इन लोगों ने साथ साथ काम किया, कर्मा। जी जी जी। कर्मा कोई भी देख ले तो पूरी फिल्म में इतना कॉन्शियस है नसीरुद्दीन शाह दिलीप कुमार को लेके कि वो चिल्लाते नजर आते हैं। पूरी फिल्म में जोर जोर से हाई पिच पे चिल्ला के बात करना, बहुत ही ओवर। और उसमें क्या हुआ कि ये अपनी ह्यूमिलिटी के साथ अनिल कपूर उनसे बेहतर एक्टिंग कर गया, क्योंकि वो जानता था कि वो एक मास्टर एक्टर के सामने है, दिलीप कुमार के सामने ज्यादा कुछ कोशिश नहीं करनी है। ये दोनों बहुत बड़े एक्टर्स हैं, मुझे चुपचाप अपना काम करते जाना है। तो जब फिल्म आप देखेंगे, आई रिक्वेस्ट अगर आप देखिए उस फिल्म को, तो उस फिल्म में कुमार और अनिल कपूर ये समझ में आते हैं कि इन लोगों ने अच्छा काम किया। दिलीप कुमार बिकॉज ही वॉज दिलीप कुमार, and Anil Kapoor because he was humble and he knew that he was acting against two great actors, Dilip Kumar and Nasiruddin Shah. Nasiruddin Shah on the other hand looks like a joke of himself, क्योंकि नसीर उससे बेहतर एक्टर जैसा करना किया है, उससे वो कहीं ज्यादा अच्छे एक्टर है, लेकिन उसमें वो बिल्कुल दिलीप कुमार को लेके इतना कॉन्शियस हो गए हैं कि फ्रेम बाय फ्रेम आप देखिए वो आदमी बिल्कुल लगता है कि वो कुछ प्रूव करना चाहता है, जैसे कैमरा एक्शन हुआ वो प्रूव करना है उनको, और उसमें वो ही प्रूव्स दैट ही इज लेसर एक्टर देन दिलीप कुमार। और एक और चीज ये मुझे किसी ने बताई थी, आप लोगों ने सुना हो तो बताइएगा, कि एक बार विधाता फिल्म की शूटिंग चल रही थी और अमरीश पुरी जो कि थिएटर के बहुत ही बड़े एक्टर थे बिफोर ही बिकेम अ ग्रेट विलेन ऑन स्क्रीन, तो उन्होंने ऑन द कैमरा कुछ इम्प्रोवाइज कर दिया। थोड़ा आइडिया था दिलीप कुमार साहब को अनसेटल भी करने का, जो भी दिलीप कुमार ने तुरंत काउंटर इम्प्रोवाइज किया, तुरंत ही काउंटर इम्प्रोवाइज किया। तो वो सकते में आ गया कि मतलब ये कि बहुत ही शार्प एक्टर से मेरा पाला पड़ा। वो कि जब वो खत्म हुआ तो सुभाष घई और ये सारे लोग थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए स्टेज पे मैं आपके साथ कोई हिमाकत नहीं करूंगा, पूरी जिंदगी आपने वहां बिताई है, ये मेरा मीडियम है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने माना कि हाँ उस्ताद है आप। और अभी कहीं पढ़ भी रहा था कि जो मास्टरी थी कि जो
बड़े एक्टर्स जिन्होंने उनके साथ काम किया, उसमें एक अमिताभ बच्चन। जो अमिताभ बच्चन तो दिलीप कुमार को अपना टेक्स्ट बुक मानते हैं, स्पेशली गंगा जमुना को, कि मैंने 9 बार देखी और आई टुक द फंडामेंटल्स, द अल्फाबेट्स ऑफ एक्टिंग फ्रॉम गंगा जमुना। तो उनका भी इसीलिए परफॉर्मेंस शक्ति में अच्छा रहा कि उन्होंने अपना चुपचाप जो काम करना था वो किया, कॉन्शियस नहीं हुए वो ज्यादा। हाँ, मतलब ही वॉज नॉट, ही न्यू कि उसको कहीं दिलीप कुमार को लेकर के अपने दिमाग में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। तो उसमें ये किसी ने कहा, ये मैंने कहीं पढ़ा अभी हाल में, कि राज कपूर उस समय बेंगलोर में थे और उन्होंने बेंगलोर में देखी शक्ति, और बेंगलोर से उन्होंने फोन किया दिलीप कुमार को कि मान गए, यू आर द किंग। तो उसमें उन्होंने वो बताया है कि जो लास्ट का सीन है जहां एक बाप जो है अपनी आंखों में आंसू लिए हुए अपने बेटे को शूट करता है, तो वो इतना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जो कि बहुत चीप हो सकती है अगर जरा सा भी हल्का एक्टर हो, या मेलोड्रामेटिक हो सकती है। तो दिलीप कुमार साहब के बारे में तो जितनी बात आप लोग सुनेंगे उतना मजा आएगा। अच्छा, अनिल कपूर की एक वाकया और है कि वो मशाल जिसे कहा गया, वो फिल्म की शूटिंग चल रही थी, उसमें एक सीन है कि जहां में सारे गुंडे रेस्टोरेंट में बैठे हैं और दिलीप कुमार पैसे लाके इन्हें देते हैं जो छीनने की कोशिश करते हैं। तो वो जब हो गया, दिलीप कुमार ने कहा पैसे तुम रख लो अगर तुमने, तो वो अनिल कपूर से बाद में पूछा कि तुमने आंख क्यों नहीं मिला रहे थे तुम उससे फिल्म में। तो उसने कहा सर मेरा रोल ऐसा है ना, मैं आपको पसंद नहीं करता हूँ फिल्म में, मैं तो थोड़ा इसलिए। तो दिलीप कुमार ने सोचा, उन्होंने कहा अच्छा फिर दोबारा करते हैं। यानी अनिल कपूर की ये बात मान ली उन्होंने कहा अच्छा इस तरह से और बेहतर करते हैं। ये अनिल कपूर ने कहीं लिखा है। तो जैना बड़े साहब, फिर आपको सहमत देना चाहता हूँ, कुछ आखिरी जुमले आप कहें, फिर उसके बाद हम चीज मैं कहना किदवाई साहब को। खालिद भाई जी, एक चीज, अगर कोई राज कपूर देवानंद फैन है तो मुझे माफ करे, लेकिन ये जो ट्रायो बोलते हैं मेरी समझ में कभी नहीं आया, क्योंकि राज कपूर और देवानंद दूर दूर तक कहीं भी दिलीप कुमार के क्लास के एक्टर नहीं थे। ये तो मेरे ख्याल से चूंकि एक साथ कमोबेश एक ही एज के थे, अगर एक्टर उनके आसपास कोई था तो अशोक कुमार था। मेरे ख्याल से अशोक कुमार बेहतर एक्टर थे इन सब से। खुद कहा कि अशोक कुमार को जब कंफ्यूजन होता है, अशोक कुमार और बलराज साहनी इन दोनों, ये दो, लेकिन देवानंद और राज कपूर एक्टिंग में इनके बिल्कुल करीब नहीं थे। अशोक कुमार ने ये कहा कि मुझे तो अपना हैंड यूज करना नहीं आता ठीक से, और बाद में फिर उन्होंने सिगरेट पीनी और ये सब कुछ करना शुरू किया था। भाई अशोक कुमार की पहली फिल्म 1936 की है जी, और दिलीप साहब की पहली फिल्म 1944 की है जी। पेशे में अशोक साहब सिर्फ 8 बरस सीनियर हैं उनसे। जी जी, लेकिन सहगल के बाद का, देखिए एक तो सहगल के साथ हमारी फिल्म की एक्टिंग का और एक पूरा दौर खत्म हो गया। सहगल के साथ एक दौर खत्म हुआ, बाद में जो दौर शुरू हुआ है 36 से तो आए अशोक, लेकिन 46-44 से दिलीप कुमार ने टेक ओवर कर लिया है। जी जी, दैट्स अ वेरी गुड। ये माइलस्टोन। अशोक कुमार सीनियर थे एस मुखर्जी और देविका रानी के पास जब ये मिलने गए थे तो अशोक कुमार वहां बैठे हुए थे पहले से। हालांकि दिलीप कुमार ने उस वक्त तक कोई फिल्म देखी नहीं थी, और इनके घर के माहौल का तो ये हाल था कि इनके बाप ने जब इनकी फिल्म मेला देखी तो उन्हें अफसोस हुआ कि पठान का बेटा जो है वो किसी औरत के लिए रो रहा है, उनको मुझे बताना कौन है, मैं इसे ला दूंगा, तेरे लिए रोता क्यों है। खैर बहुत तमाम लोगों ने बहुत दिलचस्प बातें की और दिलीप साहब के बारे में यानी मुख्तलिफ एंगल से हमें समझने का मौका मिला। मैं अपने सबसे बुजुर्ग सिद्दीकुर रहमान किदवाई साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो कुछ कलमात नवाजें हमें। भाई मेरा तो जी ये चाहता था कि ये किस्सा अभी चलता रहे। दिलीप कुमार मेरे ज़माने की एक दास्तान थे। यानी मैं आपको क्या बताऊं कि हमने होश भी नहीं संभाला था, बच्चे थे उस वक्त से। हमने फिल्मों के बारे में और दिलीप कुमार और वगैरह वगैरह के बारे में बहुत सुना। और एक बात हमारे बचपन के ज़माने की है जो शायद हमारी उम्र के सब लोग इत्तेफाक करेंगे कि फिल्म को आवारागर्दी समझा जाता था, और फिल्म देखने वाले और फिल्म की तरफ तवज्जो करने वाले जो लोग थे उन्हें समाज में और ख़ास तौर से ख़ानदानों में कुछ
ऐसा समझा जाता था कि जैसे ये बहके हुए लोग हैं। और इस जितनी आज़ादी से और खुलकर इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं, मैंने ज़िंदगी में कभी भी फिल्म के बारे में इस तरह बात करते हुए अपने बचपन के ज़माने में लोगों को न देखा न सुना। बहरहाल हमारे ही देखते देखते फिल्म जो कि थी ही नहीं, स्टेज एक छोटा सा हुआ करता था, फिल्म वजूद में आई। न सिर्फ फिल्म वजूद में आई बल्कि फिल्म के साथ जो कैरेक्टर्स वजूद में आए, जो एक्टर्स वजूद में आए, जो कहानियाँ वजूद में आई और जो पूरा एटमॉस्फेयर जो बदला, वो हमने इसको इस तरह देखा कि जैसे जादू हो गया है हम पर। यानी यकीन, ये फिल्म एक यकीन में आने वाली चीज़ हम नहीं थी। हम लोग तालिब इल्म थे, दूर रहते थे, सब कुछ देखने के बाद, जानने के बावजूद ये यकीन नहीं आता था कि ये एक दुनिया ये भी है जहाँ ये सब कुछ हो रहा है। माफ़ कीजिएगा, ये मैं बहुत जहालत की बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताया देता हूँ कि ये एक ज़माना ऐसा था कि फिल्म इतनी दूर की चीज़ थी। और दिलीप कुमार और उन जैसे लोग भी हमसे इतनी दूर के लोग थे कि हम उनको, जब कभी बहुत बड़ा क्राउड होता था उसमें कहीं उनको दूर से देख लिया तो देख लिया, वरना कभी ये ऐसी ख्वाहिश नहीं होती थी कि उनके पास जाएं और विनय वो देखें। लेकिन देखते देखते हमारे सामने वो लोग के जो कहानी बन गए। यानी दिलीप की फिल्म कोई आती थी, दिलीप का नाम आता था तो शहर के शहर दौड़ पड़ता था। यानी अजीब व गरीब समा होता था दिलीप की फिल्म का के सामने। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था उस ज़माने में। मुग़ल आज़म आई, मुग़ल आज़म का प्रीमियर गोलचा में, जो कि कश्मीरी गेट पर था, वहाँ होने वाला था। तो एक रोज़ शाम को मैं यूनिवर्सिटी से घर जा रहा था और देखा सारे रास्ते बंद हैं। मालूम हुआ कि कश्मीरी गेट नहीं, माल रोड से न जाने कहाँ से देखे और दिल्ली गेट, दरियागंज तक, दूर तक रास्ता ही नहीं है। कोई गाड़ी नहीं जा सकती, कोई पैदल नहीं जा सकता, कोई बस नहीं जा सकती, और हम बीच में अटके खड़े हैं। पूछा लोगों से क्या है, तो पता चला कि मुग़ल आज़म रिलीज होने वाली है। और मुग़ल आज़म के टिकट खरीदने के लिए ये मजमा इतना लग गया है पूरे शहर में और उस रास्ते पर कि कुछ और नहीं हो सकता है जब तक कि यहाँ से मजमा साफ नहीं होगा। तो यानी ये बात मुग़ल आज़म की मैं नहीं कह रहा हूँ, मुग़ल आज़म में दिलीप का जो रोल था और दिलीप का जो नाम था, उसकी वजह से क्या कुछ नहीं होता था। यानी मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैंने अपने देखते देखते अपनी ज़िंदगी में एक शख्स को कहानी बनता हुआ, और कहानी ऐसी कहानी नहीं जो हमारी ज़िंदगी तक रहेगी। ये कहानी वो है जो आइंदा, जैसे कि हम पुरानी दास्तानें पढ़ते हैं, वैसे आइंदा लोग इसको सुनेंगे और देखेंगे। तो यानी ये कुछ मैं समझता हूँ, ये मजाक की बात नहीं है, ये हकीकत है कि हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हमने दिलीप कुमार जैसे शख्स को देखा और उनको एक्टिंग करते हुए देखा है। और जो उनकी फिल्में हैं, फिल्मों को देख कर ही मैं ये सोचता था और आज भी ये सोचता हूँ कि कोई शख्स, माफ़ कीजिएगा इसमें एक्टिंग की बात नहीं है, कोई शख्स जिस तरह से दिलीप कुमार बिहेव करता है स्क्रीन के ऊपर, वो लोगों की साइकोलॉजी को इतना कैसे समझ सकता है कि जो छोटे छोटे जेस्चर्स, चाहे वो फ़कीर का रोल हो, चाहे वो किसी गैंगस्टर का रोल हो, चाहे वो बादशाह का रोल, उसके मामूली जो एक्शंस यानी जेस्चर्स, चेहरे का उतार चढ़ाव, आँखों की जुम्बिश वगैरह वगैरह, ये सब इन चीज़ों पर इतनी मास्टरी किस मुताले के ज़रिए कर सकता है? क्या ऑब्जर्वेशन उस शख्स का होगा कि जो आते जाते हर शख्स को हर लम्हे देखता है और उसके मूवमेंट्स को, उसके हरकतों को मुख्तलिफ चीज़ों से एसोसिएट करता है। यानी ये मैं
पढ़ने पढ़ाने में मेरी जिंदगी गुजरी है। मैं समझता हूँ एकेडमिकली भी ये बात इतनी मुश्किल है समझाना किसी को कि ये सिर्फ देखना और जानना काफ़ी नहीं है। ये एक शख्स का मिजाज और किरदार ऐसा लचकदार और ऐसा डायनामिक हो कि वो अपने आप को खुले दिल से हर जगह ले जाए, और जब वो जाए तो उसको ये आज़ादी हो कि वो अपने आप में नहीं रखे रहेगा, बल्कि इधर उधर देखेगा और देखकर वो सब कुछ हजम करेगा, कबूल करेगा जो उसको दुनिया से, एक्सटर्नल वर्ल्ड से मिल रहा है। तो मुझे दिलीप कुमार को जब भी मैंने देखा, यानी किसी भी फिल्म में या वह फिल्म के अलावा भी इधर उधर जलसों में या एडवर्टाइजमेंट्स में भी, तो मुझे उसका एक अजीब सा जादू लगा। उसका चेहरा जो है, मुझे लगा कि जैसे ये एक आम इंसान का चेहरा नहीं है, ये कोई एक कुदरत की तरफ से कोई एक ऐसा जादू है जो कर दिया गया है कि जिसमें आदमी के इख्तियार में कुछ नहीं है, बल्कि ये सब कुछ कुदरत के इख्तियार में है कि वो किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से चलता है, किस तरह से करता है। तो मैं तो आर्ट, फिल्म के आर्ट से इतना दूर रहा हूँ, और होता है सबके साथ ऐसा होता है कि मैं उसकी इंट्रिकेसीज को और उसके अंदर जो नज़ाकतें हैं उनको नहीं जानता और न समझ सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद अपने जब मैं गौर करता हूँ तो मैं हैरत में रह जाता हूँ कि ये लोग के जो एक्टर्स और अच्छे एक्टर्स हैं, छोटे छोटे जेस्चर्स उनके जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं, किस तरह आते हैं, और ये लोग जो उस पर कमाल हासिल करते हैं, ये उनके अंदर कुदरत कौन सा ऐसा गुर रखती है जिससे वो अपने इर्द गिर्द की सारी डिटेल्स को जब्त कर सके। तो मेरे लिए तो ये एक हैरतनाक, दिलीप कुमार दुनिया की हैरतनाक चीज़ों में है। मेरे लिए तो जैसे सियासत में जवाहरलाल नेहरू थे, उस तरह ये आम दुनिया में गांधी जी जैसे लोग थे कि जो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं कितना ही समझने की कोशिश करूं, कितना ही मैं जानने की कोशिश करूं, और किसी से भी मैं कंपेयर करूं, उसका मुकाबला मुआवजा कर ही नहीं सकता। मैं हैरत में रह जाता हूं, और मैं समझता हूं यही हैरत है जो आदमी को जिंदा रखती है। कैसे, किस तरह ये दुनिया बनती है, और उसमें ये लोग अचानक कहाँ से आ जाते हैं, क्या करते हैं, किस तरह करते हैं, ये हैरतनाक बात जो है, मुझे यही इस दुनिया की सबसे खूबसूरत बात लगती है। और दिलीप कुमार जो है, मैं समझता हूँ कि वो एक मिसाल है इस बात की कि हमारे इर्द गिर्द जो कुछ है वो कुछ भी हमारे काबू का नहीं है। उनमें से कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो न जाने कहाँ से आ जाती है, और कुछ इस तरह आती है कि हम और आप नहीं जानते, ना उससे एक्सप्लेन कर सकते। बहरहाल, मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं जितनी बार भी दिलीप कुमार पर प्रोग्राम्स होंगे या उनका जिक्र आएगा तो मैं इसी हैरत में डूब जाऊँगा, इसलिए कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी मैंने जिस तरह दिलीप को देखा है, और दिलीप को ही नहीं, दिलीप के चाहने वालों को देखा है, पूरे पूरे शहरों को उमड़ा हुआ देखा है, वही मुझे परेशान करता रहा है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि मैंने अपने ज़माने में इतने बड़े किरदार को, इतने बड़े एक्टर को इस तरह देखा, और न सिर्फ उसे देखा बल्कि जिन लोगों को मैंने देखा, जिन लोगों ने उन्हें इतने गौर से देखा है, सुना है, उनसे मिले हैं, कि वो जाहिर है वो उन्हीं का हिस्सा है। तो मैं आप सबका गालिब इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। गालिब इंस्टीट्यूट के वो ट्रस्टी भी रहे हैं 5 साल तक, और मैंने दिलीप कुमार की गुफ्तगूएँ, तकरीरें जो कुछ भी जब सुना है तो मैं शजर रह जाता था, जितनी अदबी गहराई उनकी गुफ्तगू में हुआ करती थी, अशार हुआ करते थे और चीज़ों के तनाज़ में हुआ करते थे। मैंने किसी के यहाँ भी इतना ज़्यादा शौक़, एक आर्टिस्ट का, एक आर्टिस्ट है लेकिन जो आर्ट की दुनिया के अंदर इतना उतरा हुआ है कि वो सिर्फ अपने फिल्म वाले आर्ट को ही नहीं, बल्कि आर्ट के जितने भी
पहलू हैं, उन सब के अंदर वो उतरा हुआ है और उनसे वाकिफ है। बहरहाल मैं गालिब इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी किसी न किसी मौके पर आप लोगों की गुफ्तगू सुनने का मुझे मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया किदवाई साहब। दरअसल आपने सही फरमाया कि बाकी ऐसी शख्सियात जो है सदियों में पैदा होती हैं और कुछ कुदरत का अतिया होता है, लेकिन दिलीप के मामले में ज़रूरी कि उनकी अपनी मेहनत भी इसमें शामिल थी। जैसे अभी जावेद साहब ने जिक्र किया कि एक सीन के लिए वो लोगों से पूछते थे और उन्होंने बड़ी तैयारी की। दिल दिया दर्द लिया में एक सीन है कि जो वो प्राण उन्हें भाग के 2-3 बार भगाया जाता है, तो उसे सचमुच कई किलोमीटर भागे, उसके बाद उन्होंने वो सीन दिया। और आपने मुगल आजम का जिक्र फरमाया, उसमें मुगल आजम की मकबूलियत का तो अभी भी ये हाल है। दोबारा जब वो रंगीन फिल्म बन के आई तो इतनी मकबूल हुई, और वो पाकिस्तान में तो इतनी मकबूल थी कि जब वो पाकिस्तान में दुनिया की फिल्में जाती नहीं थी, तो एक बार अमृतसर टीवी से दिखाई गई, तो जो लाहौर में कैच करते हैं, तो कराची और पेशावर से लोग अपने टीवी सेट लेकर लाहौर आए। रात भर उन्होंने पार्क में गुजर की, पार्क में असर की, और बस वो फिल्म देखी उन्होंने मुगल आजम। तो ये दिलीप कुमार का जादू था। और लेकिन दिलीप कुमार इसके साथ ही अपनी शख्सियत, अपनी अहमियत से, यानी बहुत डाउन टू अर्थ होते हुए बहुत कॉन्शियस भी थे कि आसिफ से वो जिद की उन्होंने मेरा नाम सबसे पहले आना चाहिए। हालांकि पृथ्वीराज कपूर की बहुत इज्जत करते थे, उनको पापा जी कहते थे, और दिलीप कुमार के जो वालिद थे आगा जी, आगा साहब का ताल्लुक पृथ्वीराज कपूर के वालिद से था, दीवान बशेश्वर नाथ से। और लेकिन इसके बावजूद भी जब उनको ये जिद थी कि मेरा नाम पहले आना चाहिए, हालांकि पापा जी ने तो कह भी दिया था कि भाई इनका नाम आ जाए, कोई हर्ज नहीं है, मगर कि आसिफ ने कहा कि मैं शहजादा सलीम नहीं बना रहा, मुगल आजम बना रहा हूँ, इसलिए पहले नाम पृथ्वीराज कपूर का आएगा। तो ये ऐसी बहुत सारी बातें। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब हजरात का। अब मैं गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर इदरीस साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि बाकायदा हम सब लोगों का, जिसमें मेरा भी शामिल है, शुक्रिया अदा करें। खालिद भाई, जी जी जी, सॉरी टू, हाँ नहीं नहीं प्लीज, लेकिन बात इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैं दोस्तों शेयर करना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अभी जब दिलीप साहब गुजरे तो उनका जो ट्वीट आया जी, उसमें उन्होंने कहा कि, अब मुझे वर्ड्स तो नहीं याद हैं, लेकिन दो मेन बात उन्होंने कही अपने ट्वीट में कि इन हिमसेल्फ ही encompassed the story of an emerging India, and his art transcended boundaries, and he was loved by the entire subcontinent, and he will live in the heart of India and the subcontinent. तो कैसे मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा कि जो स्टोरी ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया, आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टिल नाउ इज इनकम्प्लीट विदाउट दिलीप कुमार, एग्जैक्टली, पार्ट ऑफ द आइडिया ऑफ इंडिया। और देखिए, मंटो छोड़ के चले गए, उनके छोड़ने को जो ग्लैमराइज करते हैं हमारे दोस्त, उनसे हम कहा करते हैं कि अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, दो बहुत अलग, एक लिटरेचर का फील्ड है, एक एक्टिंग का फील्ड है, लेकिन दिलीप कुमार एज अ बिगर आर्टिस्ट एंड मोर हाई प्रोफाइल मुस्लिम इफ यू थिंक ऑफ इट। हालांकि वो सुपरस्टार नहीं बने थे पार्टीशन के समय, लेकिन बहुत कैरिस्मेटिक एक आदमी आ गया, ये सबको मालूम था बॉम्बे इंडस्ट्री में। दिलीप कुमार स्टेज बैक, अनलाइक मंटो हु गोज अवे, एंड ही डिफाइंस अ न्यू इंडिया विद अ न्यू काइंड ऑफ कल्चर। और दूसरी एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया नाम उनको सजेस्ट किए गए थे, दिलीप कुमार, वासुदेव और जहांगीर। ये कहा जाता है कि बॉम्बे टॉकीज में उनको जो, तो उन्होंने दिलीप कुमार चुना। दिलीप जो नाम है वो वाल्मीकि और तुलसीदास के, राजा रामचंद्र जो अयोध्या के थे, उनके ग्रेट ग्रैंडफादर के फादर का नाम है। राम के पिता दशरथ, दशरथ के पिता अज, अज के पिता नहीं, हाँ, तो अज के पिता दिलीप। अच्छा, जस्ट एन इंटरेस्टिंग ट्रिविया। नोइंग दिलीप कुमार, मैं आपसे बता रहा हूं, he would have definitely gone into the history of all the three names. कोई भी काम, चाहे वो जूता पॉलिश करे, चाहे वो बात करे, चाहे वो अपना नाम चुने, ऐसा नहीं है, हल्के में कोई काम होता नहीं था। नॉट दैट ही वाज, तो होता नहीं कि ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उस समय
बड़ा अच्छा किसी जर्नलिस्ट ने लिखा था कि आमिर खान एंड Salman Khan and who's the third Khan? I forget the Shah Rukh Khan. They were born in India, and that Indian India was made by Dilip Kumar, who compromised when the British India, which was kind of the cleavage was done by the British and whatever. So he took a strategic retreat to be named as Dilip Kumar, so that other Khans in Indian India can name themselves Khans. So his huge contribution in making of India as an artist and as a citizen and as a sensitive elder in one of the most important industries in the country. Thank you all. Sorry I butted in. नहीं बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। इदरीस साहब जी शुक्रिया खालिद अलवी साहब। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ अरसे में हमने बहुत से बाकमाल लोगों को खोया है। उनमें अक्सर ऐसे लोग थे जिनके बगैर अदब या फ़न का तसव्वुर नामुकम्मल था। हमारे अहद के अजीम फ़नकार दिलीप कुमार साहब भी ऐसी ही शख्सियत के मालिक थे। मैं उनकी शख्सियत में हमेशा ऐसी कशिश देखी है कि जो फिल्मों में दिलचस्पी ना लेने वाले अफराद को भी अपनी जानिब खींच लेती थी। लहजे का रचाव और आवाज़ की तासीर, जिसमें अफसरदगी का अंदाज हर एक को अपनी जानिब खींच लेता था। दिलीप कुमार साहब से गालिब इंस्टीट्यूट का भी गहरा ताल्लुक था। वो 30 मार्च 1995 से 27 मार्च 1999 तक इस इदारे के ट्रस्टी रहे। इस दौरान मुझे कई मरतबा उनसे मुलाकात का शरफ हासिल हुआ। वो हर छोटे बड़े मिलने वाले से बड़े खुलूस के साथ पेश आते थे। हर एक को इज्जत देना और गुफ्तगू के दौरान कोई ना कोई ऐसी बात कह देना जिसका आपको ताज़िंदगी भुला ना पाए, उनकी शख्सियत का जुज़ था। मैं गालिब इंस्टीट्यूट के तमाम अराकीन की जानिब से उनके पसमानदान और उनके चाहने वालों की खिदमत में ताज़ियत पेश करता हूँ। मैं प्रोफेसर सदीकुर रहमान किदवाई साहब, सेक्रेटरी गालिब इंस्टीट्यूट का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जनाब खालिद अलवी साहब का खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनके मशवरे और रहनुमाई से ये ताज़ियती नशिस्त मुनक्किद हुई। जनाब जावेद सिद्दीकी साहब, जनाब सुनील त्रिवेदी साहब, प्रोफेसर मोइनुद्दीन जिना बड़े साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप हजरात ने अपनी तमाम मसरूफियात के बावजूद हमें वक्त दिया। और उन तमाम नाजरीन का भी दिल की गहराइयों से ममनून मशकूर हूँ जो इस प्रोग्राम को फेसबुक या यूट्यूब पर देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया जी, प्रोग्राम के ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ किदवाई साहब। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। बहुत